गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। अपनी जो सीरीज एविडेंस एक्ट की चल रही थी, जिसमें अपनों ने सेक्शन 114 ए तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि रेप के मैटर में था। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो एस्टोपल के बारे में। ठीक है, चैप्टर 8 की वीडियो इससे पहले भी मैंने एक ब्रीफ में बता रखी थी कि एस्टोपल क्या होता है, एस्टोपल किन पार्टीज पर एप्लीकेबल होता है, कब एस्टोपल के एक्सेप्शन होते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारी चीज मैंने बता रखी है। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक बार फिर से एस्टोपल बताऊंगी, लेकिन आप ये क्लास देखने के बाद एक बार वो क्लास जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी एविडेंस एक्ट की वीडियो देखते हैं, तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्टेट से या इस जगह से, इस सिटी से मैं आपकी क्लासेस देख रही हूँ, तो मुझे भी पता चले कि एमडी लो क्लासेस की वीडियोस का बेनिफिट किन किन स्टूडेंट्स को मिल रहा है। क्या सीरियसली वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अदरवाइज आप अपने साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपने नोट्स भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है, तो मैं आपकी उस कमी को और एनहेंस करने के लिए, आप उस नोट्स को एनहेंस करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 बोलता है एविडेंस एक्ट का एस्टोपल, विबंध क्या होता है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि विबंध क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने एक बार कुछ कह दिया और वो कहने का अपनों को विश्वास भी करा दिया कि ये बात सही है, ये बात ट्रुथ है, तो अब अगर वो आके उसके बारे में कुछ और बात बताता है, तो अपने इसको सही नहीं मानेंगे। जो पहले वाली थी, अपने उसी को सही मानेंगे। नॉर्मल रूटीन में भी अपने देखेंगे, कई बार ये बात अपने साथ हो जाती है, अपने फ्रेंड्स अपनों को कुछ बात बताते हैं और अपने उस पे बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ दिन बाद फ्रेंड्स क्या बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तब अपनों को क्या लगता है कि नहीं, वो ही सच होगी, जो अब बोल रहा है ये अब झूठ बोल रहा होगा, है ना। ये चीज अपने डेली रूटीन में भी है। कानून में इस शब्द को क्या कह दिया? विबंध कह दिया, एस्टोपल कह दिया। सेक्शन 115 से 118 इतना ही एस्टोपल का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर मेंस में पूछा जाता है कि विबंध से आप क्या समझते हैं, विबंध के प्रकारों को समझाइए, विबंध के अपवाद बताइए, ऐसे करके एक मेंस का क्वेश्चन कवर हो जाता है एस्टोपल एविडेंस एक्ट चैप्टर 8 से। तो सेक्शन 115 विबंध कहता है कि जबकि एक व्यक्ति अपनी डिक्लेरेशन द्वारा, घोषणा द्वारा, किसी एक्ट या ओमिशन द्वारा, ये एक्ट और ओमिशन भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। एक्ट और ओमिशन एविडेंस एक्ट, सॉरी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 33 में पढ़ते हैं, सेक्शन 2 में भी एक्ट और ओमिशन के बारे में बताया है। तो ये एक्ट और ओमिशन मैंने बहुत अच्छे से पहले क्लियर कर रखा है कि किसी व्यक्ति ने अपनी डिक्लेरेशन द्वारा, कोई एक्ट या ओमिशन द्वारा अन्य व्यक्ति को ये विश्वास करा दिया है कि कोई बात सत्य है। मतलब कोई पर्सन ने कोई डिक्लेरेशन कर दी, कोई एक्ट कर दिया, कोई ओमिशन कर दिया, और उसके बारे में ये बता दिया कि ये बात सत्य है, और ऐसे विश्वास कराया या करने दिया, तब न तो उसे, न उसके प्रतिनिधि को अपने और उसके व्यक्ति के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। प्रत्याख्यान का मतलब है मना करने दिया जाएगा। दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्राख्यान, एक होता है प्राख्यान। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रही हूँ, इंग्लिश में तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दो वर्ड है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं प्रत्याख्यान या प्राख्यान। प्राख्यान के मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ठीक है, और प्रत्याख्यान का मतलब होता है रिजेक्ट करना या मना करना या अस्वीकार करना। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने अपने डिक्लेरेशन द्वारा, एक्ट द्वारा या ओमिशन द्वारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास करा दिया है कि ये बात सत्य है, तो अब न तो उसे, न उसके प्रतिनिधि को क्या इस बात से, इस बात की सत्यता से प्रत्याख्यान करने नहीं दिया जाएगा, मना करने नहीं दिया जाएगा। जो बात तुमने पहले कह दी, हमने वही बात मानेंगे और वही सत्य मानेंगे, चाहे वो पहले वाली ही आपने क्यों ना झूठ बोली हो। हमने विश्वास तब किया जब आपने हमें विश्वास कराया।
आपने हमें ऐसे ऐसे प्रूफ्स दिए कि हाँ ये बात सत्य है, ये जो मैं कह रहा हूं, तभी हमने ट्रस्ट किया। हमने खुद से तो ट्रस्ट नहीं किया, आपने हमें करवाया तब हमने किया। अब कुछ टाइम बाद आप आके कहते हो कि नहीं वो बात झूठ थी, अब जो बता रहा हूँ वो बात सच है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आपने पहले कहा हम उसी को ही सही मानेंगे। ठीक है, इसमें क्या था जैसे एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ये एक घर है, ठीक है, एक ये घर है, एक ये घर है, ये तो मेरा घर है, ये एक्स पर्सन का घर है, लेकिन जेड पर्सन को मैंने ये ट्रस्ट दिलाया कि ये जो घर है ये मेरा है, जबकि घर कौन सा था मेरा, ये था। अब मैंने जेड को इतना विश्वास दिला दिया, क्योंकि मैं बार बार, ये एक्स मेरा जानकार था, तो बार बार मैं इसके घर में आती थी, किसी काम से जाती थी आराम से, तो इसको मैंने ये ट्रस्ट दिला दिया कि ये वाला घर मेरा है। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया है, एस्टॉपल किया है। अब मुझे इस बात से पलटने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो बात अलग है कि घर तो इसी का रहेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस पर्सन को ये ट्रस्ट दिलाया कि ये वाला घर मेरा है, और कैसे मैंने इसको विश्वास भी कराया, तो ये तो यही मानेगा ना कि ये घर माधुरी का है। तो ये है एस्टॉपल। अब मुझे इस बात से पलटने नहीं दिया जाएगा, हालांकि मैंने कोई और अपराध कर दिया, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे क्या किया है, एस्टॉपल किया है। ये कहता है सेक्शन 115। सेक्शन 115 में 3 सिद्धांत निकल कर आते हैं, 3 प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं, 3 प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। लिखें, नोटबुक में लिखें लिखो कि कोई व्यक्ति एक साथ स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति एक साथ एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। नो वन कैन एक्सेप्ट और डिनाई अ थिंग एट द सेम टाइम, कि कोई भी पर्सन सेम टाइम पे एक्सेप्ट और डिनाई नहीं कर सकता। क्या करना होगा, या तो उसे ओनली एक्सेप्ट करना होगा या उसे ओनली डिनाई करना होगा। हाँ और ना दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल इसका। सेकंड प्रिंसिपल है कि कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता। कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता। जैसे कोई पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है, उसकी वजह से अगर कोई बेनिफिट लेता है तो वो बेनिफिट वो नहीं ले सकता। इंग्लिश में है, नो वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ हिज ऑन रॉन्ग ऑन मिसडीड्स। नो वन कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ हिज ऑन मिसडीड्स। तो सेकंड क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का बेनिफिट नहीं ले सकता। पहला था कि कोई व्यक्ति एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। सेकंड था कोई भी व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य की वजह से लाभ नहीं उठा सकता। थर्ड प्रिंसिपल लिखे, आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते। आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते। इसका लिखें, कोल्ड एंड हॉट ब्रीदिंग कैन नॉट बी टेकन साइमल्टेनियसली। कि आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते। ये 3 प्रिंसिपल्स है एस्टॉपल के। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एस्टॉपल का एक मेंस का क्वेश्चन कवर होता है, तो आपको पहले एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 लिखना है, देन आपको ये एस्टॉपल के प्रिंसिपल्स लिखने हैं, जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए। इन 3 प्रिंसिपल्स में से 2 प्रिंसिपल किसी केस लॉ के थ्रू आए हैं। जैसे एक था आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते, इसका केस लिखिए, शिव श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। शिव श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में ये कहा था कि आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते। एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 में एस्टॉपल पे। ये 2004 का केस है यूपी का। 2000 AIR इसकी 2004 है। लिख लीजिए, शिव श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्लियर किया था कि आप ठंडी और गर्म सांस एक साथ नहीं ले सकते। एक था आप एक ही समय में एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका केस लिखो, पुरुषोत्तम वर्सेस भगवत शरण। पुरुषोत्तम वर्सेस भगवत शरण। कि आप एक ही समय में एक्सेप्ट और डिनाई नहीं कर सकते। ये केस है 2001 का।
कि आप एक ही टाइम पे एक्सेप्ट और डिनाई नहीं कर सकते। ये तो पढ़े अपनों ने प्रिंसिपल्स। अब अपने पढ़ते हैं कि एस्टॉपल के क्या कोई टाइप्स भी होते हैं। तो लिखिए एस्टॉपल के निम्नलिखित 3 टाइप होते हैं। एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, एस्टॉपल बाय डीड, एस्टॉपल बाय कंडक्ट। एस्टॉपल आचरण द्वारा विबंध, लिखें, या अभिलेख द्वारा विबंध, विलेख द्वारा विबंध और आचरण द्वारा विबंध। ये 3 प्रकार के एस्टॉपल्स आते हैं। पहला अभिलेख द्वारा विबंध, दूसरा विलेख द्वारा विबंध और तीसरा आचरण द्वारा विबंध। कि अगर आप कोई ऐसा कंडक्ट करते हो जिसमें आपने ऐसा बिहेव किया, आपने ऐसा आचरण किया कि हम सब ने वही आचरण मान लिया कि यही डन है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये वो सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, तो हम उस चीज पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। होता है आचरण द्वारा विबंध। तो विबंध के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभिलेख द्वारा विबंध, विलेख द्वारा विबंध, आचरण द्वारा विबंध, ये 3। तो अपनों ने एस्टॉपल में प्रिंसिपल्स पढ़े, टाइप्स पढ़े। अब अपने पढ़ेंगे कि एस्टॉपल कब अप्लाई नहीं होगा, कौन से एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर एस्टॉपल लागू नहीं होगा। लिखो विबंध के नियम के अपवाद। विबंध के नियम के अपवाद। पहला लिखो, जब सत्यता दोनों पार्टीज को पता हो। जब सत्यता दोनों पार्टीज को पता हो। सेकंड, अगर कोई विधि का क्वेश्चन आता है तो वहां पर एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। और थर्ड, कानून के अगेंस्ट एस्टॉपल का राइट नहीं होगा। कानून के विरुद्ध एस्टॉपल का नियम लागू नहीं होगा। तो 3 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन, अगर जो सही बात है दोनों पार्टीज को ही पता है तो एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। जैसे दो क्लाइंट है कि एक विपक्ष है एक पक्ष है, ठीक है, दोनों पक्ष और विपक्ष को पता है कि बात तो ये है, लेकिन वो कोई थर्ड बात ही आके कोर्ट के सामने रखते हैं। अब जो सच बात थी वो दोनों पार्टीज को पता थी, अब जो कुछ नई बात है वो ही आके कहते हैं, तो वहां पर एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। और विधि के प्रश्न पर और कानून के अगेंस्ट एस्टॉपल लागू नहीं होगा। विबंध एस्टॉपल लागू नहीं होगा। देन आ जाओ सेक्शन 116 पे। 115 में आपको ये एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है। देन 116 और 117 आपको ओनली टाइटल ही याद करने हैं। ये टाइटल्स कई बार प्री में पूछ लेते हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम में भी आपको ये टाइटल्स दोनों लिखने हैं। सेक्शन 116 बोलता है अभिधारी का और कब्जेधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। ओनली टाइटल एज इट इज याद करना है। 117 बोलता है विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता का और प्रतिग्रहिता क्या अनुज्ञप्तिधारी का विबंधन। ये भी ओनली दोनों टाइटल याद रखने हैं। तो चैप्टर 8 में एस्टॉपल के बारे में अपनों ने पढ़ा 115 से 118। 115 में जो डेफिनेशंस है वो लिखनी है, आपको एक इलस्ट्रेशन लिखना है, कुछ केस लॉज लिखने हैं। ये 2-3 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, 3 टाइप्स मैंने आपको बताए और 3 इसके एक्सेप्शंस बताए कि कहाँ कहाँ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। तो ये सब आपको एस्टॉपल के सेक्शन में, एस्टॉपल के क्वेश्चन में लिखना है। देन आ जाते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 कहता है साक्ष्यों के विषय में कौन कौन से विटनेस आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 118 बोलता है कौन साक्ष्य दे सकेगा। अब कौन एविडेंस देगा, आइए पढ़ते हैं। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। क्या कह दिया इन्होंने? कोई भी व्यक्ति है जिसको उस मैटर के बारे में पता है तो वो एविडेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट है, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस या अति वार्धक्य शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उन्हें किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कौन एविडेंस दे सकेगा। इन्होंने कहा एवरी पर्सन एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन किन किन को छोड़ के? जो कोमल है, मतलब जो मेजर, जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, जो जिनको सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, वो पर्सन क्या दे एविडेंस के लिए लाइबल नहीं होंगे। उनको एविडेंस देने से दूर रखा गया है, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी अपने माइंड से नहीं समझ पा रहे कि बात हुई क्या है, तो वो पर्सन आके कैसे एविडेंस दे सकते हैं। इसीलिए सेक्शन 118 में कह दिया कि एवरी पर्सन एविडेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट है, बट कोमल वयस अति वार्धक्य शरीर वाले पर्सन और जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते उन पर्सन्स का एविडेंस देने के लिए मना कर रखा है। एक एक्सप्लेनेशन दिया है
कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उसके युक्त उत्तर देने से निवारित न हो। मतलब एक पर्सन है, एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्सन है जो दिन में कुछ कुछ टाइम के लिए पागल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो नाइट में उसका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन डे में, मॉर्निंग में, इवनिंग में वो एकदम सही रहता है, उसको कुछ नहीं होता। तो वो पर्सन अगर उस बात को समझने के लिए कॉम्पिटेंट है, उस बात को क्लियर समझ रहा है, तो वो आके एविडेंस पेश कर सकता है, फिर भले वो पागल ही क्यों ना हो, क्योंकि उसका पागलपन कुछ टाइम के लिए है, लेकिन बाकी टाइम में वो हर चीज समझने और देखने के लिए सक्षम है। तो उस पर्सन का भी एविडेंस अपने ले सकते हैं सेक्शन 118 में, ठीक है। देन इसमें केस नोट कर लीजिए, भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में क्या हुआ था, एक बच्चा था जिसके सामने उसकी माँ को जलाया गया था, ठीक है। उस बच्चे ने आके कोर्ट में प्रूफ दिए, जबकि वो माइनर था, लेकिन उस बच्चे ने आके कोर्ट में प्रूफ किए कि मेरी मम्मी को पहले भी मारपीट की जाती थी, मेरी मम्मी से पहले भी मार पिटाई की जाती थी और मेरी मम्मी को इन्हीं लोगों ने जलाया है, ठीक है। तो ये जब माइनर बच्चे ने सारे एविडेंस आके दिए तो वो एविडेंस कोर्ट में एडमिशेबल थे, उन एविडेंस को कोर्ट ने ग्राह्य किया था सेक्शन 118 में। नेक्स्ट आता है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना, इस सेक्शन को अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा टाइम का डिले है, बट मुझे क्लास अपलोड करनी थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम एविडेंस एक्ट की आगे क्लास नहीं आई। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि स्टूडेंट ने सेक्शन 1 से 90 या 100 तक पढ़ा है, और मैं उन्हीं के मोटिवेशन की वजह से कंप्लीट एविडेंस एक्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मैम हम इस स्टेट से हैं और एविडेंस एक्ट की क्लास हम एमडी लॉ क्लासेस से ले रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच।